Hello everyone. Today we will see DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication या फिर इसको हम डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन भी बोलते हैं। चूँकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ में डेवलप हुआ था इसलिए इसका नाम पहले डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन था। बाद में इसको पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट कर लिया ड्यू टू इसका नाम चेंज होके डिजिटल इन्हेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन रख दिया गया। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली 1980s के आसपास स्टार्ट की गई थी। एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस थे वहाँ पे, तो उनमें इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करने के लिए अपने को एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे कि हम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ईज़िली और बहुत ही स्मूथ तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसके लिए ही इसको डेवलप किया गया था और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हो गई कि आज के डेट में ये पूरे वर्ल्ड में अभी भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में आज की डेट में भी वायरलेस फ़ोन होते हैं जो कि वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो चलिए इसको समझते हैं। DECT एक ऐसा सब सिस्टम है जिसको हम माइक्रो सेलुलर या पिको सेलुलर वायरलेस टेलीफोन सिस्टम बोलते हैं। अब माइक्रो सेलुलर और पिको सेलुलर का मतलब कि ये एक स्मॉल रेंज को कवर करता है, इसलिए इसको माइक्रो सेलुलर या पिको सेलुलर के नाम से जाना जाता है। सो इसमें जो फ़ोन्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम बेसिक सोलर सिस्टम में पढ़े हैं वहाँ पे मोबाइल डिवाइस यूज़ किया जाता है, मोबाइल स्टेशन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं जिसको हम पोर्टेबल हैंडसेट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो उन पोर्टेबल हैंडसेट्स के थ्रू कम्युनिकेशन को परफॉर्म किया जाता है जो कि प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज से कनेक्टेड होते हैं, या फिर हम इसको चाहें तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो DECT का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये आपका 1880 मेगाहर्ट्ज़ टू 1900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होता है और इसी रेंज में ही ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। DECT का जो रेंज की हम बात करते हैं तो ये अगर बिल्डिंग के अंदर में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर में ये 50 मीटर तक वॉक करता है। अगर हम इसको ओपन स्पेस पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो 300 मीटर तक ये वॉक कर सकता है। ठीक है, मतलब 300 मीटर तक इसकी रेंज कैपेसिटी होती है जहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे हम इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। आर्किटेक्चर में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ PH से। PH फॉर होता है पोर्टेबल हैंडसेट। इसी के थ्रू हम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करते हैं। जो कॉर्डलेस फ़ोन होता है उसी को यहाँ पे पोर्टेबल हैंडसेट बोला गया है। अब ये पोर्टेबल हैंडसेट विद द एयर इंटरफेस कनेक्टेड होता है RFP से। RFP होता है आपका रेडियो फिक्स पार्ट। रेडियो फिक्स पार्ट ये जो फिज़िकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को RFP हैंडल करने का काम करता है। और ये एक माइक्रो सेलुलर सिस्टम होता है जो कि सम रेंज को कवर करता है और उस रेंज में अगर आपका पोर्टेबल हैंडसेट है तो उसके डेटा को लेकर वो आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। सो इसके लिए यहाँ पे TDMA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। TDMA टेक्नोलॉजी जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी फ्रीक्वेंसी को टाइम डिवीज़न मेथड से टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और पर यूज़र के लिए एक टाइम स्लॉट हम अलॉट करते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और TDMA टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे
मतलब जो वॉइस की क्वालिटी है इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छी होती है और कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पॉसिबल होता है। ठीक है, मतलब डिस्टरबेंस वॉइस में बहुत ही ना के बराबर होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, सो ये आरएफपी का वर्क होता है। फिर उसके बाद ये आरएफपी जो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है या जो डेटा मिला हुआ है पोर्टेबल हैंडसेट से, इसको ये आगे फॉरवर्ड करता है कॉर्डलेस कंट्रोलर के पास। कॉर्डलेस कंट्रोलर जो कि सीसी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सीसी को क्लस्टर कंट्रोलर भी बोला जाता है क्योंकि ये सम नंबर ऑफ आरएफपीज़ को हैंडल करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपका बेसिक जो सेलुलर सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उससे कंपेयर करके मैं बता देता हूँ, तो आपके माइंड में थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हम पोर्टेबल हैंडसेट को मोबाइल स्टेशन मान लें और जो आरएफपी है, आरएफपी को हम बेस स्टेशन मान लें, जो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम टावर बोलते हैं। तो टावर सम रेंज जो एक सेल के अंदर में जितने भी मोबाइल स्टेशन अवेलेबल होते हैं सभी के रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता है और उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है किसको, एमएससी को। तो एमएससी हम समझ लेते हैं यहाँ पे सीसी को। तो ये आपका कॉल राउटिंग का जो फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है और जिस भी डिपार्टमेंट में जैसे कि या जिस क्लस्टर में अपने को कॉल को ट्रांसमिट करना है उस क्लस्टर में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और जैसे ही दूसरे क्लस्टर में अपने को कॉल रिसीव होता है या डेटा रिसीव होता है तो वो फर्दर फॉरवर्ड कर देता है उस आरएफपीज़ को जिस आरएफपी के अंडर में हमारा जो रिसीवर जो आपका पोर्टेबल हैंडसेट अवेलेबल है। तो ये जैसे कि यहाँ पे CTA करके लिखा हुआ है, CTA होता है आपका कॉर्डलेस टर्मिनल अडाप्टर। ये आपका फैक्स वगैरह को हैंडल करने के लिए वर्क किया जाता है। जैसे कि वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट अपने को फैक्स सेंड करना है तो उसके लिए CTA जो टर्मिनल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम इज़िली वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फैक्स सेंड कर सकें। और बाकी कम्युनिकेशन के लिए हम पोर्टेबल हैंडसेट का यूज़ करते हैं जो कि एज अ कॉर्डलेस फ़ोन की तरह यूज़ किए जाते हैं। सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है जिससे कि वन एंड टू अनदर एंड डेटा या फिर हमारे वॉइस हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विसेज क्या होते हैं? ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सेंटर होता है और जिसमें कि बिलिंग साथ ही साथ टेलीफोन सर्विसेज एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट की जो सर्विसेज हैं वो हैंडल की जाती हैं। तो पूरा मैनेजमेंट का काम जो है यहीं पे ही हैंडल होता है इस पूरे सिस्टम का, पूरे आर्किटेक्चर का। तो इस तरीके से ये आर्किटेक्चर है DECT सिस्टम का। आगे हम इनके पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसमें भी रीड कर सकते हैं। जैसे मैं पोर्टेबल हैंडसेट की बात कर रहा था, CTA की बात कर रहा था, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे फिर सेकंड पॉइंट में रेडियो फिक्स पार्ट, जैसे मैं फिज़िकल लेयर के वर्क को परफॉर्म करता है एयर के थ्रू, एक जो डेटा है उसको लेता है पोर्टेबल हैंडसेट से और TDA में टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जैसे मैं बता रहा था आप लोग को। साथ ही साथ ये कॉर्डलेस कंट्रोलर या क्लस्टर कंट्रोलर जो मैक या डेटा लिंक कंट्रोल एंड नेटवर्क लेयर्स के वर्क को परफॉर्म करता है और राउटिंग फंक्शंस को प्रोवाइड करता है जिससे कि वन कॉर्डलेस कंट्रोलर टू अनदर कॉर्डलेस कंट्रोलर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो सके। और ये आपका सप्लीमेंट्री सर्विसेज एज अ सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन एंड बिलिंग के फंक्शंस या वर्क को परफॉर्म करता है। सो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आगे हम इसके फ्रेम स्ट्रक्चर को देखेंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर में जैसे मैं बता रहा था ये TDA में टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और जैसे इसका पूरा फ्रेम एक जो DECT फ्रेम होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट्स
24 टाइम स्लॉट में ये डिवाइडेड होता है, जिसमें कि 12 डुप्लेक्स यूज़र एट अ टाइम हैंडल होते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एक स्लॉट की हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एक जो टाइम स्लॉट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें कि 32 प्रीएम्बल बिट्स होते हैं और डेटा बिट्स के लिए 388 बिट्स रिज़र्व रहते हैं और 60 बिट गार्ड बिट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर 388 का स्पेसिफिकेशन अलग से दिया गया है। 388 में आपका 48 बिट्स, 16 बिट्स और 320 बिट्स चैनल बिट के लिए होते हैं और 4 पैरिटी बिट्स होते हैं। इसमें 48 बिट्स का जो अरेंजमेंट है वो 8 बिट हेडर बिट का होता है और 40 डेटा बिट्स होते हैं और 16 बिट्स ये आपका CRC बिट होता है, ठीक है, जिसको हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो एरर चेकिंग के लिए हमने नेटवर्क में पढ़ा हुआ है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी फ्रेम स्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर है वर्किंग ऑफ दी DECT टेक्नोलॉजी इसको समझा यहाँ पे। सो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।